हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट 27 फरवरी को गणित का एग्जाम देने वाले हैं, फ्रेंड्स इस बात को आपको नोट कर लेना है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो आप जो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा उसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिस तो रहेगी नहीं। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, वो छूट जाएंगे। टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स पहले पेपर दिए थे, वो यही बताते हैं फ्रेंड्स कि प्रैक्टिस ना होने के कारण क्वेश्चन आ भी रहा था, इसलिए छूट गया कि उन्होंने टाइम मैनेज नहीं कर पाया। तो एक या दो सेट नहीं, आपको 2025 के सातों सेट को सॉल्व कर कर जाना है। कम से कम 7 तो आपको सॉल्व कर ही लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स 2024 के ना कर पाइए, टाइम कम है, लेकिन 2025 के 7 सेट को सॉल्व कर लेना। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं ट्रिक देखते हैं। ट्रिक मत देखना भाई, आपके पास टाइम नहीं है, ऊपर से आप ट्रिक देखोगे तो ट्रिक लिखने से नंबर नहीं मिलता है। गणित में फ्रेंड्स अगर आपका आंसर सही है आपको नंबर दिया जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, मतलब कि अगर आप स्टेप को जितना बढ़ाकर लिखेंगे आपको उसी हिसाब से नंबर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत है, स्टेप आपका सही है जो और लिखे हैं, तब भी फ्रेंड्स आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कहिए कि गलत आंसर पर नंबर दे दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेट 5 2025 822 बीजेड को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 4 सेट को सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में सेट 5 को हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 20 क्वेश्चन आपको मार्कशीट में फिल करना होता है। तो चलिए, बिना सॉल्व किए तो फिल नहीं कर पाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पूरे डिटेल से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका फार्मूला है उसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 96 गुणे 404 बटे में एचसीएफ दिया गया है 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 96 को 1 से करेंगे तो 96 का आएगा इसका 6, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 96 को 1 से गुणा करेंगे तो 96। मतलब ये आया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। 2,5 की मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 2,5 दिया गया है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दिया गया है इसका स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 आएगा प्लस 25 इक्वल टू 29 हो जाएगा। रूट में रूट 29 कहीं पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है √2 + tan 45 का मान होगा। क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो √2 तो रहेगा ही, +1, मतलब ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि मतलब उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप से, √2 + tan 45 इक्वल टू √2 + tan 45 का मान 1। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। तो यक्स जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देना है, हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में 2x +
3y इक्वल टू 11 में x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 11। ये हो गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये इधर जाएगा तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2, तो 3y इक्वल टू 9। इससे ये कैंसिल 3 बार में, तो y इक्वल टू 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर 3 होगा। ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो गलत होने का चांस ही नहीं है भाई, प्रैक्टिस करिए, गलत नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एपी कह रहा है कि वह पद जिसका मान -81 है। कौन सा पद है जिसका मान -81 है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो कह रहा है एपी इक्वल टू 21, 18, 15, ये कौन सा पद -81 है कह रहा है। तो मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है, -81 है। आपसे यन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। अब हमें नहीं ज्ञात है तो हम कह रहे हैं कि एनवा पद -81 है। तो यहाँ पर देखिए ये ए है और डी क्या हो जाएगा, -3। सार्वंतर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर एनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट में डी, यही होता है। एनवा पद कितना है, -81 है, इक्वल टू ए कितना है, 21 है, प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। डी कितना है यहाँ पर, -3 है। 18 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, -3 ही तो आएगा। बस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। -81 -21 ये हो गया, बटे में यहाँ पर ये -3 आ जाएगा, ये इक्वल टू n-1। ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 80 20 100 100 102 बटे में 3, माइनस में ये भी माइनस में, इससे ये कैंसिल, 3 त्रिक 9 3 चौक 12 इक्वल टू n-1। इतना आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। n-1 इक्वल टू 34 और यहाँ पर n इक्वल टू 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में दिया गया है एनवा पद, मतलब कौन सा पद है जो -81 है, 35वां पद है जो कि -81 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए कह रहा है लाल नहीं होने की, तो यहाँ पर लाल गेंद कौन सी, यहाँ पर 4 है ना, इसको हटा दीजिए और सबको जोड़िए। 3 2 5, 5 बटे 4 3 7 2 9, 5 बटे 9। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लेकिन कैसे किए आइए बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद सिर्फ इतना था, इतना आपको लिखना पड़ता। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। जो स्टूडेंट बहुत पहले पेपर को सॉल्व कर लेते हैं वो क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस रहती है, उन्होंने फ्रेंड्स टाइम दिया होता है, इसलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता मतलब लाल गेंद कौन सी है, यहाँ पर ये 4 है, इसको हटा दीजिए, बाकी को जोड़िए। 3 2 5, कुल यहाँ पर कितना है, 9। बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या है। तो फ्रेंड्स एक निश्चित अवश्य घटना मतलब कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे D1। ठीक है ना। 27 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा है फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट होगा आपका, क्यों ना फ्रेंड्स 2 4 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली बार आया है, इस बार भी आ सकता है। डिजिट अगर चेंज कर दिया गया तो क्या हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते हैं, केवल यहाँ पर रटना नहीं है। अगर इसको हम 4 3 7 2 9 आया है तो 11 आ जाएगा, तो क्या हम नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 5 कर दीजिए, 5 4 9 2 11, तो कुल गेंदों की संख्या 11 हो जाएगा। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, तो DE अपान BC का मान होगा। DE अपान BC की वैल्यू को हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चित्र में बना है, तो इसको हम बनाकर आपको बता देते हैं, कोई डाउट नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ABC और यहाँ पर DE है ना। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 4 है। सब CM में है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि DE
समांतर BC है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ये प्रमेय कहता है कि यदि DE समांतर BC है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ठीक है ना, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर AD अपॉन AB, AD कितना है 3 है, AB कितना है तो दोनों को जोड़ दीजिए 6 3 9 इक्वल टू DE अपॉन BC। यही ज्ञात करना है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए DE अपॉन BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। यहाँ से कह रहा है एक बिंदु से इसके केंद्र की दूरी यहाँ पर 25 है और यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो यहाँ से कह रहा है इसकी दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर OAB, यदि आप इसके प्रैक्टिस किए होते ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 24 25 और ये क्या बनता है 7 बनता है। कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये समकोण इसलिए फ्रेंड्स त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर OA हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 576, यहाँ पर 49 आएगा रूट और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 है के संगत चाप की माप होगी। हमें चाप की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 6 cm और थीटा दिया गया है 30 और इसमें पाई की वैल्यू को नहीं रखा गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई या चाप की माप, ठीक है ना, चाप की लंबाई इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसी में वैल्यू को रखिए। तो यहाँ पर 30/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 6, ये हो गया। इससे ये कैंसिल, 3 एकम 3 दूना 6, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये चलिए ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। कुल मिलाकर पाई आया है। तो पाई यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया। थोड़ा फास्ट चलेंगे, आपके पास टाइम कम है, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का एक अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स त्रिज्या r बराबर 3 cm दिया गया है और बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 cm दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर ये जो बेलन बना है इसमें ये क्या है, ठोस है, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक अर्धगोला ऐसे रखा गया है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से मान लेते हैं ये ऐसे रखा गया होगा, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं, कुछ इस टाइप से रखा होगा। एक मिनट थोड़ा सही बना देते हैं ना ताकि समझ में आए। तो अर्धगोला कुछ ऐसे रखा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे रखा होगा अर्धगोला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। और यहाँ पर बेलन ठोस है तो हमें इस भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है, वृत्तीय भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस इसी में वैल्यू को आपको रख देना है। तो यहाँ से πr सब में कॉमन है तो πr को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 2h प्लस πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर r बचेगा प्लस यहाँ पर πr कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा, ठीक है ना। अब वैल्यू को इसी में रख दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पाई की वैल्यू नहीं रखा गया है तो पाई को ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पर ये 3 है, 2 इंटू एच कितना है यहाँ पर 5 है प्लस आर कितना है 3 है प्लस 2 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए। 3 पाई 5 दूनी 10 प्लस 3 प्लस 6, 10 6 16 3 19 3 57,
पाई हो जाएगा, ठीक है ना, पाई। और यहाँ पर जिसमें भी ये दिया गया हो cm², तो 57 पाई दिया गया है फ्रेंड्स डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, ये देखिए इधर कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हैं 90 होता है, अभी हम आपको बताए थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इसको। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण कितना होता है? 90 होता है। सॉल्व करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इसका मान होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1+tan² क्या होता है? sec² होता है, ठीक है ना, बटे में 1+cot² क्या होता है? cosec² होता है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिखें, 1/cosec² को क्या लिख सकते हैं? sin² और sec² को क्या लिख सकते हैं? cos²। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दिया गया है डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहेगा मान होगा, तो ऐसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, कोण दिया गया है, और यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे r=7 और यहाँ पर θ दिया गया है 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल इजक्वल टू क्या होता है? θ/360 इंटू πr² इजक्वल टू थीटा कितना है? 60 है, बटे में 360 इंटू 22/7 इंटू 7 है, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है आर में। देखिए यहाँ से ये कैंसिल और 6×36 ये कैंसिल, 3×2=6, 2 से 11, 11×7=77 बटे में 3, तो क्या 77/3 किसी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया गया है cm²। देखिए आपको ऑप्शन मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर अपने आप मिल जाता है। केवल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उसकी त्रिज्या होगी। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय, एक मिनट, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², r², यही होता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, कितना दिया गया है? 452 सही 4/7। तो यहाँ पर लिखा है 452 सही 7/4/7 है, कोई बात नहीं है, 4/7 इक्वल टू 4πr²। बस सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 दूनी 14 का 4, 7×5 = 35, 1 36 का 6, 7 × 28, 2 30, 1 31, 31 64, 31 68 हो जाएगा, 31 68 बटे में 7 इजक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू r², ये हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 7 28, 28 3 6, 4 9 36, 4 दूनी 8, 792, 792 इक्वल टू यहाँ पर r², 22 है बटे में आएगा, 11 से इसको कैंसिल करिए, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 2 2 7, 11 दूनी 22, ये हो गया, इससे ये कैंसिल 36 बार में, तो r² इक्वल टू 36 आया है, तो r बराबर 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 किस में दिया गया है? तो 6 फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, जो कि राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात बहुपद px यहाँ पर दिया गया, कह रहा है शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से नोट करेंगे, 17 नंबर px इजक्वल टू 4x² माइनस 4x माइनस 1। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल
सी अपान ए इक्वल टू सी यहाँ पर कितना -1 है, ए कितना यहाँ पर 4 है, तो -1/4 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना, ये 4 है, सही से नहीं दिख रहा होगा तो ये 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो सी अपान ए, सी क्या है यहाँ पर, ये है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है ना, मतलब इससे हम कंपेयर करेंगे तो ए के स्थान पर ये है और बी के स्थान पर ये -4 है, सी के स्थान पर -1 है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द्विघात समीकरण ये दिया गया है, कह रहा है कि विवेकतर होगा, तो यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं पहले, तो लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल टू 0। विविक्तर मतलब आपसे डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू, तो यहाँ पर b² मतलब कि -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए क्या है यहाँ पर 3 है और सी क्या है 4/3 है, ये समझ में आया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे का क्वेश्चन यहाँ पर माध्य आपसे पूछ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि माध्य आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो इसमें फ्रेंड्स हमारा 0 आया था, ये देखिए ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 90 नंबर क्वेश्चन है, ये इतना दिया गया था, हमें एक साई ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 आएगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे तो 2, 8 4 12 का आधा 6, 12 8 20 का आधा 10, देखिए कितने गए पे 2 4 6 4 10 4 14, 14 4 18, ये हो गया। कह रहा है FI XI करिए, मतलब इसको गुणा करिए, 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छंग 60, 14 पंचे 70, 18 चौक 72, ये हो गया। सिग्मा FI इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 15 6 21 4 25 और यहाँ पे स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा FI XI इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 8 6 14 2, 16 का 6 हासिल आया 1, 7 1 8 7 15 6 21 3 24, 246 बट्टे में यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम इक्वल टू 246 बटे में 25, ये हो गया, ठीक है ना। 25 से इसमें आप भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा, 25 9 ये 225, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है, नहीं है, यहाँ पर देखिए 9 इसमें दिया गया है ना, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें माध्य का वर्ग बताना है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से इतना दिया रहेगा, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता, तो आपको कुछ नहीं करना है, संचयी बारंबारता ऐसे निकाल लेना है, काफ़ी जी होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 10 24, 24 में 9 को जोड़ेंगे तो 24, 6 3 3 33, 33 10 43 2 45, 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर यन आया है 45, तो यहाँ से हम n/2 निकालेंगे, तो यहाँ पर 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 से यहाँ पर बड़ा है ये, तो इसमें आएंगे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 20 से 30, यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में खंड बा आएगा, खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ए को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कह रहा था 0,1 बिंदु जो है, किस बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5,-3 से समदूरस्थ है और यहाँ पर x,6 से समदूरस्थ है, तो इसको हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। समदूरस्थ मतलब कि ये जो बिंदु है इस बिंदु से भी उतनी दूरी पर है और इस बिंदु से भी उतनी दूरी पर है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दोनों OA और OB क्या है, बराबर हैं, तो बस बराबर आपको दिखा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार OA बराबर OB, ये हो गया। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 1 प्लस 3, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, एक फार्मूले का माइनस इक्वल टू, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर 3 1 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल टू देखिए -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है ना। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-4। यही आपका फाइनल आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इस बिंदु और इस बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, यहाँ पर एक बिंदु -1, 6 जो है इसे किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, यही हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर है, मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बिंदु ये जो दिया गया है, क्या दिया गया -3, 10, और दूसरा यहाँ पर बिंदु ये दिया गया है 6, -8। इस बिंदु को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको एक तीसरा बिंदु है जो -1, 6 के रेशियो में ये बिंदु है जो इतने में ये विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक दिया गया है, तो इसका रेशियो आपसे पूछा है। तो मान लेते हैं M1 रेशियो M2 में ये विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यदि फ्रेंड्स M1 M2 रेशियो में विभाजित करता है तो हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो बस इसी को उल्टा इसमें पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये क्या होता है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे -1 से हमारा क्या ज्ञात होता है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 इंटू x2 कितना है 6 है, प्लस M2 यहाँ पर कितना है 6 इंटू x1 कितना है -3 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 ये हो गया। इसको इधर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा -M1 -M2 इक्वल टू 6M1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 18, तो -1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, M2 x1, तो यहाँ पर देखिए M1 x2 प्लस M2 यहाँ पर लिखना चाहिए था, 6 क्यों लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे M2 माइनस में है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। इधर M1 को एक तरफ कर लेते हैं तो -M1, और यहाँ पर ये -6M1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है -3M2, और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा +M2। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा -7M1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2M2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका M1/M2 इक्वल टू 2/7। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो M1 M2 इक्वल टू 2:7, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए, हमें इसको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें LHS या RHS है, तो यहाँ पर हम LHS लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 - tan A बट्टे में 1 - cot A का होल स्क्वायर ये दिया गया है, इक्वल टू इसको हम चेंज करेंगे 1 - sin A बटे में cos A, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - cos A बटे में sin A, ठीक है ना। दोनों का यहाँ पर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos A माइनस sin A बटे में cos A, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sin A माइनस cos A बटे में sin A। ये इतना हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पूरे के स्क्वायर था तो इसको हम अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर
आगे इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, तो माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वैसे भी वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, बट्टे में यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, ये हो गया। बट्टे में यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, बट्टे में यहाँ पर साइन ए, ये हो गया। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा साइन। ऐसे आप इसको समझ लीजिए, नहीं हो सकता है डाउट रहे। तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसको अलग लिख लीजिए। बट्टे में यहाँ पर ये कॉस है तो स्क्वायर इसमें भी रहेगा, इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बट्टे में ये नीचे ही रहेगा तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। ऐसी कॉपी को आपको सही तरीके से लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इसमें माध्यिका को ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस टाइप से लिखा रहेगा तो इसको हमको इस टाइप से लिखना है, और यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है ना। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता, इसमें 7 है तो 7, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 9 7 16, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 35 आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 50, सॉरी फ्रेंड्स 50, ठीक है ना। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 57। अब देखिए यहाँ पर ये जो आया है जोड़ने के बाद, ये हमारा क्या आया है, 57 आया है। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो यहाँ पर 28.5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 35 है तो इससे छोटा देखेंगे तो ये CF हो जाएगा। इसमें आएंगे तो इससे नीचे आएंगे इससे, तो यहाँ पर ये F हो जाता है। इसी के जस्ट सामने ये L है और दोनों का डिफरेंस H है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CF इक्वल टू 16 और F इक्वल टू 19। और यहाँ पर देखिए आगे इसमें दिया गया है, इसमें क्या है, F इक्वल टू 19 हो गया, और यहाँ पर L इक्वल टू 20, H इक्वल टू 10, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमें माध्यिका ज्ञात करना है, फार्मूला अप्लाई करिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। L यहाँ पर कितना है, 20 है, n/2 कितना है, माइनस CF यहाँ पर कितना है, 16, F कितना है, 19, H कितना है, 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 20 प्लस इसमें देखिए 16 4, यहाँ पर 28.5 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 12.5 इंटू ये 10 है तो 10 लिख दीजिए। F यहाँ पर कितना था हमारा, 19, तो 19 को लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, 20 प्लस 125 बटे में 19, इतना समझ में आया, कैलकुलेशन तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस इसको 19 से भाग करेंगे, ये कितनी बार में जाएगा, तो ये फ्रेंड्स 6.5 बार में जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 26.5 आंसर। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक सेट में देखने को मिल जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। तो यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे ये समझ लीजिए। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम अपोजिट मानते हैं, परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 3√2 इक्वल टू P/Q। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें √2 को अलग करना है, इस 3 को इधर लेकर आएंगे क्योंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको अलग ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2 इक्वल टू P/3Q, बस आपको केवल इसमें अब लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से
यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू तथा 3 एक पूर्णांक है तथा p/3q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन आप जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कुछ इसी टाइप से सॉल्व करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है इसमें संख्याओं 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 60 बार में और यहाँ पर 315 है। 2 से यहाँ पर 30 बार में 315, 2 से यहाँ पर 15 और यहाँ पर 315। ठीक है ना। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 से तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 × 5 = 15, 3 से यहाँ पर 5, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 से एक बार में 7 और यहाँ पर 7 1 1। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × इसको पावर लिखेंगे 3 2 बार है, 5 × 7। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 3 मतलब कि 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 × 5 × 7। सॉल्व कर लीजिए। 8 9 72, 72 × 5 × 7 तो 72 बच्चे, यहाँ पर 7 × 5 = 35, 360 × 7। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 × 42 का 2, 7 21 4 25। ये हो गया। ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 को ही सॉल्व करना है। लेकिन जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 क्वेश्चन है तो पूरे को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं, काफ़ी जी होता है। बारंबारता में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम F1 मानेंगे, उसके ऊपर F0 मानेंगे, उसके नीचे F2 मानेंगे। F1 के सामने आएंगे ये L है और दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं F1 = 21, F0 = 18, F2 = 15 और यहाँ पर L = 30 और यहाँ पर H = 10 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना हो गया। बहुलक का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना इजी है और आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो यहाँ पर देखिए L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। ये हो गया। अब आगे इसमें वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पर L कितना है, 30 है, प्लस F1 कितना है, तो आप कहेंगे F1 यहाँ पर 21 है, माइनस F0 18 बटे में 2 × 21 - 18 15 × H कितना है, 10 है। ठीक है ना। बस सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 21 18 मतलब 3 और यहाँ पर ये गुणे 10 है तो 10 लिख दीजिए बटे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 माइनस 15 दूना 30 33 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आगे लिखेंगे 30 प्लस 30 बटे में यहाँ पर 33 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, 3 × 30। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 30 प्लस यहाँ पर 3.33। कुल मिलाकर 1 मिनट, ये 30 है ना, 30 3 33.33। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। हमें इसको सिद्ध करना है, काफ़ी ईजी है। स्टूडेंट डरते हैं कि हमें सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? अभी देखना काफ़ी ईजी है और आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि फ्रेंड्स PQ और QR है। तो हमें ये बताना है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? B नंबर है। तो ऐसे आपको लिखना है, दिया है O केंद्र का एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको PQ तथा QR स्पर्श रेखाएं हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PQ बराबर QR। हम यहाँ पर लिखेंगे रचना, इसको मिलाए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में O से Q को मिलाया। तो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज मिलेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पर देखिए उपपत्ति में क्या हो जाएगा? त्रिभुज OPQ तथा त्रिभुज ORQ में। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे? OP बराबर OR, Q बराबर हो जाएंगे त्रिज्या है, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर OQ बराबर Q बराबर हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा तो इसीलिए यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल P बराबर एंगल R, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90, ठीक है ना। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ORQ के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः PQ बराबर QR, ठीक है ना, CP/CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें C नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड C नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। 2 त्रिभुज था और यहाँ पर भुजाएं दी गई थी 3, 6, 8 और 4.5, 9 और 12। हमें इन दोनों त्रिभुज को दिखाना है कि ये समरूप हैं। तो यहाँ पर इसको हम समरूप कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर मतलब भुजाएं दी गई हैं तो इसका हम अनुपात देखेंगे। तो AB अपन हम PQ देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर AB कितना है? 3 है, बट्टे में 4.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, मतलब कि 2/3 मिला। अब यहाँ पर BC/QR देख लेते हैं क्या आता है। BC बटे में QR इक्वल टू BC कितना है? 8 है और QR कितना है? 12 है, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 हो गया। आगे यहाँ पर देखिए AC बटे में PR, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बटे में PR इक्वल टू 6 बटे में 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। आप देख सकते हैं इसका रेशियो का मतलब जो इसका अनुपात है, भुजाओं का अनुपात सभी क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर AC बटे में PR है। तो यहाँ से अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज
PQR से, भुजाओं का अनुपात बराबर है मतलब कि SSS समरूपता से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना था। हमें यहाँ पर भुजाएं दी गई थी और यहाँ पर इसको हमको देखकर ये बताना है इसे सॉल्व कर कर कि यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऐसे इसको हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समरूप हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी इसमें का क्वेश्चन आपको मिले, इसमें आपको अंश और हर को मान लेना है। तो हमें वह भिन्न मिल जाएगी x/y। तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, इसका समीकरण अलग है और दूसरे का समीकरण अलग। दो समीकरण मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो वह भिन्न हमें मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे डी नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न x/y है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो एक जोड़ देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो ये कितना हो जाता है 4/5। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5x + 5 = 5y + 4। सॉल्व कर लीजिए तो 5x - 5y = यहाँ पर 4 - 5। तो यहाँ पर देखिए 5x - 5y = -1। ठीक है ना। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड स्थिति में क्या है, अंश और हर में से क्या घटाया जाता है, 5 को माइनस कर दिया जाता है। तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2x - 10 = y - 5। तो यहाँ पर 2x - y = -5। ये इधर आएगा तो +10। कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखना है थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए -y = 5। ये हो गया। इतना समझ में आया। समीकरण यहाँ से हमें 2 मिल गया। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखकर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर 5x - y -5y = -1 और यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप चाहे जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण 2 अभी रहने देते हैं। तो y को इधर भेजेंगे तो 2x - 5 = y। y का मान ये मिल चुका है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5x - 5, y के स्थान पर इसको रखेंगे 2x - 5। ये हो गया = -1। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5x - 10x 5 × 5 = 25 = -1। 5 और यहाँ पर -5x = यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पर -25। ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए -5x = -26। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पर 4y लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर हम 4y न लिखकर यहाँ पर 5y लिख दिए थे। ठीक है ना, वही मिस्टेक हुआ था थोड़ा। तो 5x - 4y, यहाँ पर 4y लिख देना है और यहाँ पर 5x - 4y। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। इसमें वैल्यू रखे थे तो 5x माइनस यहाँ पर ये 4 होना चाहिए। ठीक है ना, 4। अब यहाँ पर देखिए 5x 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। माइनस में है तो माइनस में, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 5 = 20।
ठीक है ना, ये 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 18 हो, ये 18 नहीं, ये 8 है ना, तो 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो इसको हम यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5x माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 5x माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू -1। इतना ही तो लिखा है ना, सॉल्व करिए तो -3x इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो -20, तो यहाँ पर -3x इक्वल टू -21। तो यहाँ पर देखिए -3 से ये इसको कैंसिल करेंगे तो 7, तो x बराबर कितना आया है, 7 आया है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर x का मान इसमें y में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 7 दूनी 14 माइनस 5, ये हो गया। तो y इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान वाई इक्वल टू x कितना है 7 और y कितना है 9 है। तो यहीं पर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, सावधानी से सॉल्व करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। देखिए एक मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो उसको एक बार आप उसको ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ई नंबर, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसे हल करने का मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें ये द्विघात समीकरण है हल करना है, मतलब कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो इसको गुणा करेंगे 18 और जोड़े घटाएं तो -3 आना चाहिए। कौन सी संख्याएं हो सकती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए 6 गुणे 3 करेंगे तो 6 त्रिक 18 होता है, 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन लेंगे, x भी कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस यहाँ पर 2, 3 दूना 6x, ये हो गया 3x माइनस 2। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है तो +1 लिख दीजिए इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 3x माइनस 2, ये हो गया। अब इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये 0 की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये गुणे में है तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो x इक्वल टू 2/3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, ये एफ हमें ज्ञात करना था ना। तो कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि एपी हमें ज्ञात करना है और जिसका तीसरा पद भी दिया गया है, और कह रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद दिया गया है कितना है 16 है, और यहाँ पर जो सातवां पद है वो क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें बताना है एपी को ज्ञात कर कर। तो कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो भी दिया गया है उसका यूज करते हैं। 3 इक्वल टू 16 है। तीसरा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये हो गया। इधर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a7 इक्वल टू, यहाँ पर पांचवा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ पर 7 पद ज्ञात करने का फार्मूला a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। 6 में से 4 जाएगा तो 2d इक्वल टू 12। इससे ये कैंसिल 6, तो d इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान, इसको एक मान लेते हैं समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो a प्लस 2d कितना आया है 6 इक्वल टू 16।
तो a इक्वल टू 16, 6 दूनी 12 माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए AP हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो AP इक्वल टू पहला पद कितना है 4 है और D कितना है 6 है, इसी में जोड़ते जाइए। 4 6 कितना हो जाएगा 10, 10 6 16, ऐसे ऐसे होगा। तो हमको AP में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, हमें AP को ऐसे लिखना है 4 10 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, कुछ इस टाइप से आपका AP हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। AP हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें प्रथम पद और सार्वधातुक दिया हो, दिया नहीं था लेकिन यहाँ पर कुछ इस टाइप से बताया गया था, तो उसी का हेल्प लेकर हम इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सभी 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया गया है और अथवा दिया गया है, तो दो में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल करने का मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 5x। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 1/2। तो y का मान यहाँ पर जो है उसको रखिए, तो -5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 5x इक्वल टू 1/2, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 5 × 25 25x इक्वल टू 1/2, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 15 6 21x इक्वल टू 1/2, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 15, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 21x, 21 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा कि 31, 25 से 31 होता है ना, तो यहाँ पर 31 लिखिए। तो 31x इक्वल टू यहाँ पर देखिए 15 30 31 बटे में 2 हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम समीकरण 3 मान लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में कैसे यहाँ पर इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3 माइनस 5 इंटू 1/2, x का मान कितना 1/2 ही तो है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 5/2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 में से 5 जाएगा तो 1 बटे में 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x और y की वैल्यू सेम आया है, तो x बराबर 1/2 और यहाँ पर y बराबर 1/2 आया है, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अथवा का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथवा का है, इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। इतना ये अलग है, अब आगे पढ़िए। कह रहा है यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम दोनों को मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है, ये हो गया। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, जब लंबाई और चौड़ाई हम मान ही लिए हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल a इक्वल टू x इंटू वाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्थिति में देखेंगे तो जो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पर लंबाई को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए 2
और यहाँ से चौड़ाई में 2 कम कर दिया जाए, तो इसको कम कर दिए हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो फ्रेंड्स 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मतलब जितना इसका क्षेत्रफल था, अगर लंबाई में हम 2 जोड़ दें और चौड़ाई में से 2 कम कर दें, तो जितना भी क्षेत्रफल था उसमें से 28 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको गुणा करिए, तो एक्स वाई, इसको इधर गुणा करेंगे तो -2x प्लस 2y और -4 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो -2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू -28। तो यहाँ पर देखिए -2x प्लस 2y इक्वल टू -28 प्लस 4, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए -2x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर -24। इसको सॉल्व करेंगे तो -x प्लस वाई इक्वल टू -12, समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना। आप सेकंड स्थिति को देख लेते हैं। सेकंड स्थिति में तो इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है उसमें से 1 कम कर दिया जाता है और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दिया जाता है, तब जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है, 33 मीटर स्क्वायर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स वाई, इसको इधर गुणा तो प्लस 2x, इसको इधर गुणा तो -y, इसको इधर गुणा करेंगे तो -2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 33। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई और यहाँ पर इक्वल टू 33, -2 इधर जाएगा तो +2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण आपका 2 बन चुका है। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, -x प्लस वाई इक्वल टू -12 और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 35। इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 35 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है ना। 35 में से 10 जाएगा तो 25 2 23, x इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना 23 है, तो 23 प्लस वाई इक्वल टू -12, तो यहाँ पर y इक्वल टू -12 प्लस 23, ये हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 मतलब 11 आएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर 11 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो y का मान कितना मिला है, 11 मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स यहाँ पर कितना है 23 है गुणे 11, तो देखिए 11 3 33 का 3 और 11 दूनी 22 3 25 25 मतलब कि 253 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो तीसरे का जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व किया और अथवा को भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन 6 नंबर का था। तो चलिए फ्रेंड्स चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पॉज कर वीडियो को पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर फिगर बना दिया गया है। यहाँ पर भवन की ऊंचाई बी से सी तक भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है और यहाँ पर ओ से बी की दूरी आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है और यहाँ पर ये कोण 30 है और यहाँ पर ये पूरा कोण देखिए ये इतना 30 है और ये पूरा ले लीजिए तो ये 45 है। तो यहाँ से ध्वज से अगर देखेंगे तो उन्नयन कोण 45 है और यहाँ पर इसके शिखर से, भवन के शिखर से देखेंगे तो उन्नयन कोण 30 है। तो यहाँ पर हमें इसको ज्ञात करना है और ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है
भवन की ऊंचाई, 1 मिनट सॉरी फ्रेंड डबल हो गया ना, भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। और यहाँ पर एंगल ये दिया गया है COB इक्वल टू 30 है। और DOB एंगल DOB इक्वल टू कितना है 45 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर ध्वज की लंबाई क्या है यहाँ पर BC तथा OB ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, 2 त्रिभुज लेंगे OBC। तो यहाँ पर tan 30 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है 20 है, आधार यहाँ पर कितना है ज्ञात नहीं है OB इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 20 बटे में OB को इधर इसको इधर, तो यहाँ पर OB इक्वल टू 20√3 मीटर। ये तो हमें ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज DBO में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका tan 45 इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पर 20 प्लस BC, आधार क्या हो जाएगा OB। ये हो गया tan 45 का मान 1 होता है इक्वल टू 20 प्लस BC बटे में OB यहाँ पर कितना 20√3, इसको इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20√3 ये इधर चला जाएगा तो -20 इक्वल टू BC। ये हो गया। समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 को कॉमन ले लीजिए तो BC इक्वल टू 20√3 -1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो त्रिभुज लिए थे DOB मतलब DBO ना, तो इसमें क्या है tan 45 इक्वल टू लंब यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लंब ये पूरा है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिए तो 20 प्लस यहाँ पर DC था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको BC लिखे थे, तो यहाँ पर DC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा देखने में यहाँ पर B और D समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए कितना आया है, ये DC आया है, ठीक है ना। तो DC यहाँ पर हमारे पास कितना आया है 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा OB कितना आया है 20√3 मीटर, ठीक है ना। दोनों का आंसर आ चुका है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों का हमें आंसर देना था। तो चलिए अब अथवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अथवा में कह रहा है कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से चित्र बना लिया गया है। यहाँ पर जो नदी की यहाँ पर पुल से ऊंचाई है, मतलब कि नदी से पुल की जो ऊंचाई है, यहाँ पर ये पुल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, ये 4.5, ठीक है। और यहाँ पर अवनमन कोण 30 है और यहाँ से ये 45 है, मतलब कि कोण यहाँ पर बन रहा होगा तो यहाँ पर ये इतना है, ठीक है ना। ये समांतर है तो ये एक अंतर हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो OCB ऐसे नेम दे देते हैं, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 30 और 45 लिख देते हैं ऐसे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये नदी की चौड़ाई है, मतलब कि OC और यहाँ पर OB, OC प्लस OB को अगर हम जोड़ देंगे तो BC, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है यहाँ पर OA, तो OA इक्वल टू 4.5 मीटर। और यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल दिया गया है ACO इक्वल टू 30 और यहाँ पर ABO इक्वल टू कितना है यहाँ पर 45, ठीक है ना। ये ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई क्या है यहाँ पर BC है, ठीक है ना। ये BC हम कैसे पा सकते हैं, OC और OB से। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज वाला लेंगे OCA, त्रिभुज OCA में यहाँ पर लिखेंगे tan 30
इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना है 4.5, आधार क्या है OC है, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 4.5 बटे में OC। तो ये इधर आएगा, ये इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे OC इक्वल टू 4.5√3 मीटर। ये हो गया, OC ज्ञात हो गया। अब OB ज्ञात करने के लिए हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर AOB है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, तो त्रिभुज AOB में अगर हम देखें तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब यहाँ पर, इसके सामने लंब यहाँ पर कितना है 4.5, आधार यहाँ पर कितना है OB है इक्वल टू, तो यहाँ पर OB tan 45 का मान 1 होता है इक्वल टू 4.5 बटे में OB इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर OB की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB इक्वल टू 4.5 मीटर। अब ये तो हमारा ज्ञात नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू OC प्लस OB इक्वल टू, OC यहाँ पर कितना आया था 4.5√3 प्लस OB यहाँ पर कितना है 4.5 है, तो 4.5 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। √3 की वैल्यू आपका मन हो रख सकते हैं, नहीं माने मत रखिए। क्वेश्चन में बोलेगा कि रखना है तो आपको रख देना है। √3 का मान 1.732 होता है, उसमें जो आप पेपर आपके पास रहेगा उसमें दिया रहेगा कि √3 की वैल्यू ये रखिए। ठीक है ना, तो आपको रख देना है। नहीं दिया गया तो आप इतने में आंसर छोड़ दीजिए, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो चलिए रीड करते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे और गोले का आयतन। घन के आयतन में से गोले के आयतन को माइनस कर देंगे, तो लकड़ी की जो छीली हुई लकड़ी है उसका आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया, सबसे पहले घन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद गोले का आयतन निकालेंगे, घन के आयतन में से गोले के आयतन को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो फ्रेंड्स घन की भुजा है वो क्या है, गोले का व्यास है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा बराबर गोले का व्यास मतलब घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये क्या है, गोले का व्यास मतलब D है। ठीक है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा 7 cm, इतना तो आप समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन इक्वल टू कितना होता है A³, तो 7 को हम 3 बार गुणा कर देते हैं, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 का है, घन का भुजा ना, तो घन की भुजा तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुणे 14, ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि घन की भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 44, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गोले का आयतन, इसलिए हम आपको पहले बता दिए थे कि आपको करना क्या है। इसमें गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। इसमें वैल्यू को रखेंगे तो 4/3 इंटू 22/7। अब यहाँ पर त्रिज्या है तो आप यहाँ पर 7 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 22 चौक 88 गुणे 49 बट्टे में यहाँ पर 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 43 12 बट्टे में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1437.3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 44 माइनस 1437.3। ठीक है ना, तो यहाँ पर cm³ हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1306.7 cm³ आएगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी इसमें कैलकुलेशन करेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर लेना है, इतना ही आएगा। ठीक है ना, तो चलिए अथवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी का अथवा हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है चित्र में 2 संकेंद्री वृत्तों जिनके केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के एक चाप AB और CD एंगल AOB 30 है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा है और यहाँ पर ये इतना छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो बड़े त्रिज्यखंड में से मतलब पूरे में से ये छोटे वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो ये जो छायांकित भाग है ना तो हमें मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों त्रिज्यखंड का फार्मूला सेम होगा। देखिए यहाँ पर बड़े त्रिज्यखंड का यहाँ पर त्रिज्या अलग अलग है और छोटे का अलग है। तो यहाँ पर ये क्या है R2 है और ये R1 है। अब देखिए अलग हो चुका है, इतना इसको हम कॉमन ले लेते हैं θ/360 और पाई को। तो यहाँ पर लिखेंगे θ/360, पाई को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर 30 है बटे में 360 इंटू 22/7 और यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल, 3 दूना 6, ये हो गया। 2 से 6, 2 से 11, तो 11/42 और यहाँ पर 196 माइनस 49, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको आगे। तो 11/42 इंटू, तो यहाँ पर देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। आगे यहाँ पर देखिए इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 कम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 7 3 9 27, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, तो 11 सत्ते 77 बटे में 2 मतलब कि 38.5 यहाँ पर cm स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट सेट को सॉल्व किया गया जो कि यहाँ पर सेट 5 था। तो नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स ये जो आपको नेक्स्ट सेट मिलेगा वो आपको शाम 6 बजे मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर एग्जाम देने जाएंगे उतना अच्छा एग्जाम आपका जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर फालतू वीडियो आपको देखने से बचना है, इससे आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। जब वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ऐसे ही दिया जाएगा तब आप वहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर जाइएगा, ताकि फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन दिया हो आपको समझ में आए कैसे सॉल्व करना है और आप उसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।